किसी भी चीज़ की एक संरचना होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वह चीज़ उसी स्ट्रक्चर में मिलती है। जैसे हम कहें मोबाइल, तो उसी स्ट्रक्चर में मिलेगा, वो बिल्कुल घड़े की तरह न होगा। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर के ही स्ट्रक्चर में होगा, वो किसी गेंद की तरह नहीं होगा। तो इसी तरह से वाक्य के भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, उसी स्ट्रक्चर को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 3 वाक्य मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला वाक्य है, 80% खाना हमारे दिमाग को लगता है और 20% से हमारा शरीर चलता है। तो ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, जैसे जैसे दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है वैसे वैसे याददाश्त बढ़ती है। फिर तीसरा है, हर एक बच्चा जीनियस है। अब ये वाक्य कहाँ से आए, यही वाक्य क्यों लिए गए, ये तो अब जब ये बाजू वाला वीडियो हम देखेंगे तब हमें समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अभी मैं इस वाक्य पर विचार कर रहा हूँ कि इनकी रचना कैसी है। जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, पहला वाक्य है, 80% खाना हमारे दिमाग को लगता है और 20% से हमारा शरीर चलता है। तो यहाँ मुझे 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं एक ही वाक्य में। वैसे तो विराम चिन्ह यहाँ आया है, पूर्ण विराम, इसलिए यह पूरा का पूरा एक ही वाक्य होगा, लेकिन एक ही वाक्य में मुझे 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई प्राणी है, तो प्राणी का शरीर एक है लेकिन उसके अंग अलग अलग है, वैसे ही यहाँ अलग अलग 2 वाक्य मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए ज़रा, 80% खाना हमारे दिमाग को लगता है, ये एक वाक्य लग रहा है मुझे। दूसरा वाक्य लग रहा है, 20% से हमारा शरीर चलता है। 2 स्वतंत्र वाक्य मुझे लग रहे हैं और उसमें और इस शब्द ने इन दोनों को जोड़ा है, ये फेविकॉल बन गया है। मेरा तो कहना है ये फेविकॉल वाक्य है, जो फेविकॉल जोड़ने का काम करता है। तो और यह फेविकॉल है, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसने 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ा है। तो आपको भी ऐसा ही लगता है तो चलो ठीक है, नहीं है तो आप और विचार कीजिए, कोई बात नहीं है। मैं दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है वैसे वैसे याददाश्त बढ़ती है। तो यहाँ भी मुझे 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं। देखो, जैसे 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 दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है और फिर वैसे वैसे याददाश्त बढ़ती है। वाह, यहाँ भी 2 वाक्य है। जैसे ऊपर 2 वाक्य थे, यहाँ भी 2 वाक्य थे, 2 वाक्य है, लेकिन यहाँ और जैसा कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। और एक मैं थोड़ा सा गहरे पायदान पर मैं उतरना चाहता हूँ, तो मुझे और एक फ़र्क इन 2 वाक्यों में नज़र आ रहा है। पहला वाला वाक्य जो था उसमें 2 वाक्य स्पष्ट रूप से अलग अलग थे। इनको हम पूरी तरह से अलग भी कर देता मैं, तो इस पर ज़्यादा असर कुछ नहीं होने वाला था। जैसे हम सिर्फ एक वाक्य पढ़ते हैं, 80% खाना हमारे दिमाग को लगता है, तो देखिए दूसरा वाक्य पढ़ने की ज़रूरत ही है ऐसा नहीं लग रहा है। चलो दूसरा वाला पढ़ के देखते हैं, 20% से हमारा शरीर चलता है। तो देखिए ये भी स्वतंत्र वाक्य है, तो पहले पर दूसरे का और दूसरे पर पहले का कोई प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए, जैसे जैसे दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है। अब देखिए, अब हमारे मन में एक आशंका है कि और आगे क्या, आगे की बात बताओ। तो देखिए अब उल्टा करके देखते हैं। चलो दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, ये वाला, वैसे वैसे याददाश्त बढ़ती है। अरे भाई कैसे? तो देखिए जवाब नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ भी 2 वाक्य है, यहाँ भी 2 वाक्य है। यहाँ के 2 वाक्य हम अलग अलग कर सकते हैं इस फेविकॉल को निकाल कर, लेकिन यहाँ के 2 वाक्य हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये लग रहा है कि जैसे एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। जैसे होता है ना, यहाँ पाइप जोड़ना, जुड़े हुए पाइप को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे चाय बनाना, तो एक बार हमने चाय में चाय की पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दी, तो उनको हम अलग नहीं कर सकते, और अगर हमने अलग किया भी तो वह फिर चाय नहीं रहती।
तो ऐसा ही यहाँ दिखाई दे रहा है। ये इतनी घुल मिल गए हैं कि हम दोनों को अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बात है। चलो तीसरे वाक्य पर बढ़ते हैं। हर एक बच्चा जीनियस है। वाह, तो जीनियस है कौन? तो बच्चा। जब हम क्रिया कौन कर रहा है यह हम सवाल उससे पूछते हैं तो हमें कर्ता मिल जाता है। यहाँ कर्ता मिला बच्चा, और उसकी अधिक जानकारी भी मिल रही है, जीनियस है वह। तो देखिए इस तरह से यहाँ मुझे कर्ता मिला, क्रिया भी मिली, अधिक जानकारी भी मिली, लेकिन हाँ बच्चे के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी यहाँ मिल रही है। हर एक यानी बच्चे की अधिक जानकारी यहाँ मिल रही है, इसलिए ये विशेषण हो सकता है। तो यहाँ विशेषण मिला, फिर कर्ता मिला, क्रिया मिली और शब्द भी मिले हमें यहाँ। तो इन 3 वाक्यों पर जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ लग रहा है कि 2 वाक्य है, उनको अलग कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। ये टाइप के जो वाक्य है इसमें इतने एक दूसरे पर ये डिपेंड है, आधारित है कि एक को दूसरे से और दूसरे को पहले से हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल एक सरल कर्ता आया है, उसकी थोड़ी सी अधिक जानकारी आई है, एक क्रिया भी आई है, अन्य शब्द भी आए हैं। तो इन्हीं पर आधारित कुछ बातें हैं जो कि हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये वाक्य हमने कहाँ से लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें किसने दी, यह जानकारी यहाँ देखते हैं। देखिए ये वीडियो। 80% हमारा खाना हमारे दिमाग को लगता है और 20% से पूरा शरीर चलता है। और ब्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है दूध, घी, बादाम, अखरोट आदि खाने में जो चिकनी चीजें। और उससे भी ज्यादा ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन पूरा मिले तो हर एक बच्चा, हर एक स्त्री पुरुष वो अपने आप में बहुत जीनियस है, सुपर इंटेलिजेंट है, बशर्ते ब्रेन के बिलियन नहीं ट्रिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इनको ऑक्सीजन यदि पूरा मिलेगा तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों के लिए मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। जो आप याद करेंगे वो याद हो जाएगा और भूलेंगे नहीं आप, नहीं तो एग्जाम के समय बच्चे भूल जाते हैं। ऐसा अनुमान करते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बॉडी और ब्रेन के बारे में, ह्यूमन एक्जिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व के बारे में बड़ी खोजें करते रहते हैं। वो कहते हैं सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ये ब्रेन। 1,00,000 पुस्तकों को हम याद कर सकते हैं अपने दिमाग में। हमारे बच्चे हैं गुरुकुलों में, हम जिनको पढ़ाते हैं, 1,00,000 सूत्र और मंत्र, फार्मूले वो सब याद कर लेते हैं, इतना तेज दिमाग होता है योग कर। लंबी सांस लेकर हम दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं और इससे हमारा दिमाग सजग एवं कार्यरत रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पड़ाव पर। व्याकरण में हमारा आज का घटक है वाक्य के भेद संरचना के आधार पर। तो ये वाक्य के संरचना के आधार पर 3 भेद है, जिसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। इन भेदों को हम किसी भी क्रम से कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए ये जो पहला वाला वाक्य है, 2 वाक्य जोड़े गए हैं, उनको हम अलग भी कर सकते हैं, एक का दूसरे पर ज़्यादा प्रभाव नहीं है, तो यह संयुक्त वाक्य है, जुड़ा हुआ है, उसको हम अलग भी कर सकते हैं। दूसरा जो वाक्य है वह एक दूसरे में घुल मिल गया है, मिश्रण उसका हो गया है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। तो तीसरा वाक्य जो है बिल्कुल एक सरल एक कर्ता है और कर्म और क्रिया भी उसमें हो सकती है, तो ऐसी ही रचना वाले वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है और यह सरल वाक्य का ही उदाहरण है। तो देखते हैं इनकी अधिक जानकारी। यह देखने से पहले हमें और एक चीज़ देखनी होगी। यहाँ हमें एक सूत्र मिला है, उस सूत्र को पकड़े रखिए, क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो कन्फ्यूजन कम से कम रहेगा।
तो इसमें कि संयुक्त वाक्य में जुड़े हुए वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, वह घुल मिल चुके हुए होते हैं, और सरल वाक्य में एक सरल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो ये उद्देश्य और विधेय क्या है, इसको भी थोड़ा समझकर हम लेते हैं। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है, तो ये कोई अन्य बात नहीं है, बस सरल इसको हम समझ सकते हैं। उद्देश्य यानी क्या, उद्देश्य का अर्थ है कर्ता, कार्य को करने वाला। वाक्य में जो भी काम दिया गया है, कार्य दिया गया है, जो कर रहा है वह है कर्ता। उद्देश्य में कर्ता के साथ साथ कर्ता की अधिक जानकारी भी बताई जा सकती है, जैसे कि विशेषण आ सकते हैं। तो ये विशेषण भी, कर्ता प्लस ये विशेषण दोनों मिलकर उद्देश्य बन जाते हैं। तो विधेय यानी क्या, विधेय में आ जाते हैं कर्म और क्रिया तथा कर्म से संबंधित अधिक जानकारी यानी कर्म विस्तार, और क्रिया से संबंधित अधिक जानकारी यानी क्रिया का विस्तार। तो ये बातें विधेय में आ जाती है। तो अब समझ में आ गया कि उद्देश्य में होता है कर्ता और उससे उसकी अधिक जानकारी, तो विधेय में होता है कर्म और क्रिया। एक सरल वाक्य किसे कहा जाता है, जिस वाक्य की रचना, संरचना, देखिए ये भेद ही हम कर रहे हैं संरचना के आधार पर, जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है तो ही वह उस प्रकार का वाक्य होगा। स्ट्रक्चर बदल गया तो वह वाक्य का प्रकार भी बदल जाएगा। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक कर्ता होता है, फिर एक कर्म होता है और उसके बाद क्रिया होती है। हाँ, वाक्य अगर अकर्मक है तो उसमें कर्म नहीं होगा, कर्ता और क्रिया होगी। लेकिन हाँ, इसमें कर्ता से संबंधित अधिक जानकारी आ रही है तो उसे कर्ता विस्तार कहा जाता है, वह भी उद्देश्य है। और इन दोनों को मिलाकर, कर्म और क्रिया को मिलाकर, अगर वाक्य में कर्म है तो कर्म और क्रिया को मिलाकर बन जाता है विधेय। तो एक साधारण व्याख्या जब परिभाषा बनाई जाती है, देखिए परिभाषाएं कभी भी किताब से याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पूरी परिभाषाएं याद होने के बाद भी छात्र गलतियां करते हैं। तो परिभाषाएं हमें खुद बनानी हैं। तो यहाँ हम परिभाषा बना सकते हैं क्या कि एक सरल वाक्य है तो उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, या फिर एक उद्देश्य और उसी से संबंधित कई विधेय होते हैं, या फिर दो उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होगा। तो सरल अर्थ में ये बताया जाता है कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। तो उद्देश्य में आ जाता है कर्ता और विधेय में आ जाते हैं कर्म और क्रिया। तो यही बात हमने तीसरे वाले वाक्य में देखी है। यहाँ भी देख सकते हैं हम, देखिए ये सरल वाक्य का उदाहरण है, बाबा रामदेव ने बच्चों को योग सिखाया। सिखाया किसने, रामदेव ने। तो बाबा रामदेव, ये विशेष जानकारी आ रही है, यानी बाबा यह विशेषण है, उनका नाम है रामदेव। तो विशेषण और कर्ता, यह क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। यानी क्या, देखिए वाक्य में इतना ही भाग क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो बाकी का बचा हुआ शेष भाग, कर्ता को छोड़कर शेष वाक्य का शेष भाग क्या होता है, विधेय होता है। तो इसमें बाबा रामदेव ने, यह हो गया उद्देश्य, और बच्चों को योग सिखाया, यह हो गया विधेय। तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। देखते हैं दूसरा वाक्य, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। जब लंबे चौड़े वाक्य होते हैं तो वह सरल वाक्य नहीं होते। ऐसी गलत धारणा हमारे दिमाग में बैठी हुई है, तो उसी को हम तोड़ना चाहते हैं। लंबे चौड़े वाक्य भी सरल वाक्य हो सकते हैं। कैसे, देखिए, विश्व योग गुरु बाबा रामदेव बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। अब देखो, करते हैं, करने वाले कौन हैं, रामदेव। अब रामदेव के बारे में फिर अधिक जानकारी बताई गई है कि रामदेव सीधे साधे नहीं, तो विश्व योग गुरु बाबा, इतने सारे शब्द इस कर्ता के लिए आए हैं। तो इस वाक्य में उद्देश्य होगा यहां से लेकर यहां तक, और फिर से शेष बचा हुआ जो भाग है, बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, यह हो गया विधेय। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अब यहां देखिए रामदेव एक ही व्यक्ति हैं, उनके लिए ये सब विशेषण आए हैं, तो एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे कहा जाता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य तो हमें अच्छी तरह से अब समझ में आ गए।
अब देखते हैं अगले भेद कौन कौन से हैं और उनमें जो सूक्ष्म भेद है उसको पहचानना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन कम से कम रहे। देखिए यहाँ तो अब हमने देखा, पहले वाले चार्ट में हमने देखा वीडियो देखते देखते कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जुड़े हुए वाक्य होते हैं। दो अलग अलग, दो या दो से अधिक वाक्य भी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी ऊपर योजक चिन्ह आया था, और आया था, या फिर इसलिए होता है, ऐसे योजक चिन्ह उसमें आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, जुड़े हुए वाक्य तो होते ही होते हैं और उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक से अधिक सरल वाक्य भी होते हैं उसमें। यानी जुड़े हुए वाक्य होंगे, यह एक जुड़ा हुआ वाक्य हो सकता है और उसके आगे वाक्यांश भी जुड़ा हुआ हो सकता है। या फिर उसमें और एक शर्त कौन सी हो सकती है कि उसमें एक से अधिक सरल वाक्य। अब सरल वाक्य यानी क्या, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, ऐसे वाले दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य आ गए तो वह भी संयुक्त वाक्य होगा। और संयुक्त वाक्य ज़्यादातर योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसे वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे यहाँ किया गया है। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में हमने देखा कि यह वाक्य एक दूसरे में घुले मिले हुए होते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो उसमें ही और एक बात हम जोड़ दें यहाँ कि वह ऐसे वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित जो वाक्य होता है उसको उपवाक्य कहा जाता है। तो ऐसी इसकी रचना होती है। मिश्र वाक्य में देखिए, पहली शर्त हमने क्या देखी कि ये घुले मिले होते हैं। दूसरी शर्त हमने देखी कि प्रधान वाक्य और उसमें उपवाक्य होते हैं। तीसरी शर्त देखते हैं कि इसमें कथन कारण शर्त कहावत होती है, यानी उसमें कथन हो सकता है, किसी ने वाक्य कहा है तो वह उनका वाक्य भी उसमें हो सकता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उनके नाम के साथ हमने कथन पूरा उठा लिया, तो कथन भी मिश्र वाक्य में आता है। फिर कारण, किसी बात का अगर कारण बताया जा रहा है तो वह भी मिश्र वाक्य के ही उदाहरण होते हैं। जैसे बहुत बार वाक्य बताया जाता है ये, बारिश हो रही है क्योंकि बादल छाए हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, क्यों, क्योंकि बादल छाए हैं, तो कारण भी बताया जाता है। तो मिश्र वाक्य में देखिए, बस कन्फ्यूजन इसमें तो होता नहीं, सरल वाक्य में कन्फ्यूजन छात्रों में हो जाता है, कहा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में क्या क्या होता है, जुड़े हुए वाक्य और एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में देखिए, मिश्र वाक्य एक दूसरे में घुले मिले होते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि उसमें प्रधान वाक्य और उपवाक्य होता है। अगर ये दो नहीं है तो देखिए कि कथन है क्या, इनको पहचानना है तो कैसे देखो, कथन है क्या किसी का, जो कि की के साथ, रहस्व वाली की के साथ जोड़े गए जाते हैं। फिर कारण, क्योंकि शब्द के बाद कारण बताया जाता है, तो उसमें कारण है क्या, देखिए कारण है तो बिल्कुल वह मिश्र वाक्य है। फिर शर्त है क्या, देखिए शर्त होती है ना, बहुत बार तो शर्त रखी जाती है, तो कभी कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी वहाँ शर्त रखी जाती है। जब बादल आएंगे तब बारिश होगी। अब देखिए, बारिश तभी होगी जब बादल आएंगे, शर्त रखी गई है। और फिर कोई कहावत है तो कहावत हो तो भी उस कहावत को भी मिश्र वाक्य में ही डाला जाता है। तो मिश्र वाक्य को ही अच्छी तरह से समझ कर लीजिए, संयुक्त वाक्य अपने आप आ जाएगा और सरल तो उस पहचानना बहुत सरल है। तो कन्फ्यूजन करते हैं सिर्फ संयुक्त और मिश्र वाक्य, इसलिए हमने बहुत बार तो व्याकरण में पहले सरल वाक्य लिया जाता है, फिर संयुक्त, फिर मिश्र, इस क्रम से लेते हैं, लेकिन हमने उल्टा किया है। क्यों? क्योंकि जिनमें कन्फ्यूजन है उसी पर हम टारगेट करने वाले हैं, उसी को हम टारगेट करने वाले हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया। तो ये बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार दोहराता हूँ, मिश्र वाक्य है तो वह एक दूसरे पर आधारित होते हैं, घुले मिले हुए होते हैं,
वह इसमें एक प्रधान वाक्य या उपवाक्य होता है, यह शर्त नहीं समझ में आ रही है तो आप ये सूत्र लगा कर देखिए कि उसमें कथन है क्या किसी का कहा हुआ, जो कि पहली की है, जो ई की मात्रा वाली है, ह्रस्व ई की मात्रा वाली है, वह उसमें होती है, या फिर कारण बताया जाता है जो कि क्योंकि शब्द के द्वारा बताया जाता है, या किसी कारण शब्द से भी बताया जाता है, तो वह भी मिश्र वाक्य है। अगर ये भी नहीं है तो देखिए कि वहाँ शर्त है क्या। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे याददाश्त बढ़ेगी। अब देखिए जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे वो होगा, शर्त वहाँ रखी गई है। या फिर कहावत कोई है तो कहावत भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण होता है। तो इसको अगर आप मिश्र वाक्य को समझ लेते हैं तो बस वाक्य की गुत्थियाँ सुलझ जाती है। परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहले वाला प्रश्न ज़रूर परीक्षा में आता है, वाक्य दिया जाता है और सरल सरल कहा जाता है कि वाक्य के भेद पहचानिए। तो इसमें ये लक्षण वाले हैं तो समझ लीजिए कि मिश्र है। जिसमें जुड़े हुए या अधिक सरल वाक्य हैं तो संयुक्त वाक्य है, और सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय है तो फिर वह सरल वाक्य है। तो इस तरह से आप इनको भेद में पहचान सकते हैं। या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई वाक्य भेद परिवर्तन कीजिए। जैसे सरल वाक्य देंगे और कहेंगे कि मिश्र बनाइए, मिश्र देंगे और कहेंगे संयुक्त बनाइए, या संयुक्त देंगे और वो कहेंगे कि मिश्र या सरल बनाइए। तो इस तरह से किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो हम उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, और पहचान तो बिल्कुल अब 100% पहचान सकते हैं। तो देखते हैं, आपने हमारे खुद के ज्ञान की थोड़ी सी जांच पड़ताल करके देखते हैं। इस चार्ट पर हम जब नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आ जाता है कि एक छोटा वाक्य दिखाई दे रहा है, तो झट से हम इसको सरल वाक्य कह सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि छोटा है तो सरल है, यह अर्थ नहीं है, उसको समझना ही ज़रूरी है। देखिए एक एक करके वाक्य को समझते हैं। पहला वाला वाक्य है, दूध दिमाग को तेज करने में मदद करता है। तो देखिए अब मदद करता है, कौन मदद करता है, तो जवाब मिल जाता है दूध। तो अब देखिए दूध यह क्या हो गया, फिर करता हो गया, दूध यह करता हो गया। अब देखो दिमाग को तेज करने में मदद करता है, ये पूरा का पूरा वाक्य, दूध यह उद्देश्य हो गया, तो ये पूरा का पूरा वाक्य हो गया विधेय। यानी इसमें एक उद्देश्य है और ये पूरा का पूरा एक विधेय है, यानी दूध के बारे में ये बताई हुई जानकारी है। तो बचा हुआ ये वाक्य का शेष भाग है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। सरल सरल हमें समझ में आ जाता है। देखते हैं दूसरा वाक्य, लंबी सांस लेनी चाहिए ताकि दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लंबी सांस लेनी चाहिए। अब आगे कुछ ना कुछ कहने की ज़रूरत हमें पड़ रही है, यानी यहाँ मिश्रण हुआ है। तो देखिए ताकि दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। अब देखो यहाँ पहली शर्त, अब यहाँ प्रधान वाक्य और ये उपवाक्य है। लंबी सांस लेनी चाहिए ये प्रधान वाक्य है, तो दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले यह उपवाक्य है। अब ये हो गया। अब जैसे यहाँ हमने कहा था कि भाई कोई कथन है क्या, तो यहाँ कथन तो किसी का नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई कारण है क्या, तो कारण यहाँ हो सकता है। कोई शर्त है क्या, शर्त भी हो सकती है। यहाँ कहावत है क्या, कहावत तो कोई नहीं है। तो यहाँ कारण भी दिखाई दे रहा है और शर्त भी दिखाई दे रही है। थोड़ी देखो यहाँ लंबी सांस लेनी चाहिए ताकि दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, तो यहाँ शर्त दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। क्या दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब लंबी सांस लेंगे तभी। तो इस तरह से हम इस पायदान पर आकर इसको पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे वाक्य पर। बाबा रामदेव ने कहा कि इस बात पर अनुसंधान हो रहा है। जैसे अभी अभी हमने जांच पड़ताल करके देखी कि भाई प्रधान वाक्य और यानी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, यहाँ की आया है। वैसे तो समुच्चय बोधक अव्यय में की, हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं उसको, तो वहाँ भी वाक्य जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ की का अर्थ यह संयुक्त वाक्य है ऐसा नहीं होता, ये किसी का कहा हुआ कथन है। और कथन किस में आएगा, ये बाबा रामदेव ने कहा हुआ कथन है। कथन किस में आता है, मिश्र वाक्य में। तो इसलिए ये मिश्र वाक्य है। भले ही यहाँ योजक चिन्ह की आया है तो फिर भी
यहाँ ये किसी का कहा हुआ कथन है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं, योग नहीं करने वाले छात्र परीक्षा में सब भूल जाते हैं। अब देखिए, योग नहीं करने वाले छात्र, यानी योग करना जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे, यहाँ भी शर्त दिखाई दे रही है। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो सकता है, लेकिन नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? छात्र भूल जाते हैं। अब छात्र के बारे में ये अधिक जानकारी मिल रही है। कौन से छात्र? योग नहीं करने वाले। यहाँ कोई शर्त नहीं रखी गई है, यहाँ छात्र के बारे में अधिक जानकारी बताई गई है। योग नहीं करने वाले छात्र, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा कर्ता, और कर्ता के बारे में जो भी कहा जाता है वह पूरा का पूरा क्या है? फिर विधेय है। यानी यहाँ उद्देश्य भी है और विधेय भी है। परीक्षा में सब भूल जाते हैं, यह विधेय है। तो इसलिए ये एक सरल वाक्य है, यहाँ कोई शर्त नहीं है। फिर पांचवा वाक्य हम देखते हैं, ऑक्सीजन दिमाग को जागृत करता है एवं योग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ जैसे पाइप वाली कंडीशन है या फेविकॉल वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। देखो कि जैसे क्या हुआ है कि ऑक्सीजन दिमाग को जागृत करता है, वाक्य ही पूरा हो गया, अर्थ ही पूरा हो गया। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, योग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, ये भी वाक्य स्वतंत्र हो गया। इन दोनों वाक्यों को हम स्वतंत्र कर सकते हैं। इनको जोड़ा है इस फेविकॉल ने, फेविकॉल का नाम है एवं, यह एक योजक शब्द है, इसलिए यहां भी योजक शब्द आया था, लेकिन यहां शर्त थी। यहां योजक शब्द आया है लेकिन यहां कोई शर्त नहीं है, दो स्वतंत्र बातें बताई गई है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। देखिए ये सूक्ष्म भेद इसको हमें समझना है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का। तो पहले वाला चार्ट अगर हम अच्छी तरह से देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो फिर कोई भी वाक्य देने दीजिए, कोई परेशानी नहीं होती, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा हो, चाहे जैसा भी वाक्य हो। फिर अगले वाक्य पर बढ़ते हैं हम। तो ये 5वें नंबर का जो है वह तो संयुक्त वाक्य हुआ, क्योंकि दो जुड़े हुए हैं। फिर करो योग रहो निरोग। अब वाक्य बहुत छोटा है तो सरल सरल अर्थ है, सरल वाक्य है, छोटा है तो सरल है। तो ये सूत्र फिर से कहते हैं हम कि गलत है। यहाँ जैसे हमने कहा था, देखो दूसरे वाले चार्ट में कि कोई कहावत है, कोई लोकोक्ति है, तो उसमें वह लोकोक्तियाँ या कहावतें किस में आ जाती है? मिश्र वाक्य में आ जाती है। यह दोनों एक दूसरे में मिश्रित हो चुके हैं, इसलिए यह करो योग रहो निरोग। रहो निरोग कब? जब करो योग तब। तो ये मिश्रण हो गया है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। तो लोकोक्तियाँ हो, कहावतें हो, वह मिश्र वाक्य में ही आती है। तो छोटा है इसलिए सरल वाक्य है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। और आखिरी वाक्य पढ़ते हैं यहाँ 7वां, बच्चे गुरुकुल में रहते हैं और वे 1 लाख सूत्र याद करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, बच्चे एक कर्ता आया है और उसी के बारे में यहाँ दूसरा भी कर्ता आया है वे। अब ये बच्चों के लिए वे शब्द आया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये वाक्य एक दूसरे पर आधारित है। देखिए ना, पूरी तरह से ये वाक्य स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे बच्चे गुरुकुल में रहते हैं, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, वे 1 लाख सूत्र याद करते हैं। तो देखिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई। अगर यहाँ शर्त होती, जब बच्चे गुरुकुल में रहते हैं तब वह 1 लाख सूत्र याद करते हैं, तब, जब, तब, जैसे ही बच्चे गुरुकुल में रहते हैं वैसे ही वे 1 लाख सूत्र याद करते हैं। तो अगर शर्त होती, एक दूसरे पर ये वाक्य आधारित होते, तो वह मिश्र होते। लेकिन यहाँ कोई शर्त नहीं, दो वाक्य हम अलग अलग कर पा रहे हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। और योजक चिन्ह फेविकॉल यहाँ कौन सा आया है? और यह फेविकॉल आया है जिसने इन दो वाक्यों को जोड़ा है, तो यह योजक शब्द और आया है। तो इस तरह से हम वाक्यों के भेद को समझ सकते हैं संरचना के आधार पर। रचना वही है तो उसी प्रकार का वाक्य होगा, रचना बदल गई तो वही वाक्य दूसरे प्रकार में भी चला जा सकता है। तो इसलिए इस बातों को सिर्फ ध्यान में रखिए और विशेषता पहले वाले और दूसरे वाले चार्ट को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। उदाहरण तो ढेरों हम बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं। वाक्य के फिर अब हम आगे अर्थ के आधार पर भेद देखने वाले हैं, वो अगली तासिका में देखते हैं। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं।
आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और खुशी खुशी स्वास्थ्य के साथ रहिए। और हाँ, योग ज़रूर कीजिए, ध्यान धारणा ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।